गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से, डेट इज न्यूबॉर्न रिसस्किटेशन केयर। न्यूबॉर्न रिसस्किटेशन केयर के अंदर क्या है कि हमें न्यूनेट को किस कंडीशन के अंदर हम रिसस्किटेशन प्रोवाइड करेंगे, मीन्स उसको कब हम क्या है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन या एयर की नीड होगी। अब उससे पहले सबसे फर्स्ट बात आती है हमारी बर्थ प्रिपेयर्डनेस की। बर्थ प्रिपेयर्डनेस अब सिंपल सी चीज़ है कि बेबी की बर्थ डिलीवरी जब होती है तो उससे पहले हमें नहीं पता होता कि हमें किस बच्चे को रिसस्किटेशन देना पड़ेगा और किसको नहीं देना पड़ेगा। ये सारी कंडीशन कब पता लगती है? बर्थ के दौरान या जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है और बेबी क्राई नहीं करता है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा पीडिया है, पीडिया के अंदर जैसे वैसे तो जनरली हमारी स्पेलिंग होती है PAEDA, ठीक है। तो यहाँ पे पीडियास के अंदर PEEDS हम इस पोर्टफोलियो को क्या है यहाँ पे नोट डाउन करते हैं और इसके अंदर सबसे फर्स्ट चीज आती है जो बर्थ प्रिपेयर्डनेस के अंदर आती है, दैट इज प्लेस एंड पर्सोना। प्लेस एंड पर्सोना। बात आती है प्लेस एंड पर्सोनल से। प्लेस क्या है हमारा? प्लेस जनरली क्या है कि किस एरिया में हम बच्चे को रखेंगे। कभी भी देखो कि न्यूबॉर्न केयर सेंटर जो है, जो न्यूबॉर्न केयर का कॉर्नर होता है वो लेबर रूम के पास में होता है और लेबर रूम के अंदर ही एक न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर को हम क्या है एस्टेब्लिश करके रखते हैं, जहाँ पे रेडिएट वार्मर, बाकी फर्दर चीज़ें, विटामिन के, सक्शन मशीन, फर्दर सारी चीज़ें क्या उस न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर के अंदर रखी हुई होती है, जो कि लेबर रूम के बिल्कुल नियर डिस्टेंस पे होता है। अब बात आती है हमारे पर्सोनल्स की। पर्सोनल्स के अंदर क्या है, जनरली अगर हमें पहले से पता है कि जो हमारी डिलीवरी है वो एक हाई रिस्क डिलीवरी है, ठीक है, अगर वी नो दैट कि जो हमारी डिलीवरी है डेट इज ए हाई रिस्क डिलीवरी। हाई रिस्क डिलीवरी में क्या आ सकता है? प्लेसेंटा एब्रोशिया आ गया, प्लेसेंटा प्रीविया आ गया, एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन, मदर को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, फर्दर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या बेबी ने अंदर क्या निकोनियम पास कर दिया है, या हमारी क्या है कोड क्लैम्प हो गई है, क्या कोड क्या है राउंडेड नेक को उसने कवर अप किया हुआ है। तो फर्दर की सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में कि मदर को कोई ना कोई एक हाई रिस्क डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से बेबी को उन चीज़ों के इफेक्ट आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हमारे पर्सनल्स क्या होंगी, वहाँ पे होंगे हमारे पास 1 पीडियाट्रिशियंस एंड 2 स्किल बर्थ अटेंडेंट। SBA is our skilled birth attendant। अगर हम बात करें जर्नल, अगर हमारी डिलीवरी जर्नल है और हम सिर्फ हमारे प्लेस को न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर को क्या है प्रिपेयर करेंगे, तो वहाँ पे हमें पर्सनल कितना चाहिए? 1 पीडियाट्रिशियन प्लस 1 स्किल बर्थ अटेंडेंट। अगर बेबी को किसी या मदर को कोई हाई रिस्क कंडीशन नहीं है तो उस कंडीशन में हमारे पास न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर के अंदर एक पीडियाट्रिशियन और एक स्किल बर्थ अटेंडेंट क्या है प्रेजेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड इज आवर एनवायरनमेंट। अब बात आती है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट क्या है कि बेबी के लिए जनरली हमारा एनवायरनमेंट, हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए? जो बेसिक टेम्परेचर है दैट इज लाइज बिटवीन 26 to 28 डिग्री सेल्सियस। तो जहाँ पे बेबी की डिलीवरी हो रही है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 26 to 28 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ द हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का रिस्क इसलिए हो सकता है क्योंकि यूट्रस के अंदर हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है बॉडी का, मदर की बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर हम कितना काउंट आउट करते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस, और बेबी क्या है मदर के यूट्रस में। तो जैसे ही अगर बेबी को बहुत चिल्ड एनवायरनमेंट में होगा तो बेबी को हाइपोथर्मिया कंडीशन होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से क्या है बेबी को
हाइपोथर्मिया हो सकता है और वो एक हाई रिस्क पर जा सकता है। तो इसलिए हमें रूम का एनवायरनमेंट क्या है, कितना मेंटेन करना है, 26 to 28 डिग्री सेल्सियस तक। उसके साथ साथ चीज़ें क्या है, एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, वेल लिट होना चाहिए। वेल लिट मीन्स लाइटिंग वगैरह क्या है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और इट शुड बी वार्म, शुड बी वार्म। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी इक्विपमेंट्स की। हियर सेकंड ई स्टार्ट्स फॉर इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में हमारे क्या आएंगे, जो हमारे इक्विपमेंट्स आएंगे उसमें काउंटिंग्स आएगी TABC, TABC, और उसके साथ साथ D and M। These are for the equipments. T stands for air temperature, A stands for airway, B stands for our breathing, C stands for our circulation, D stands for documentation, and M stands of मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर हमारे आ जाएंगे असेप्टिक टेक्निक्स। इक्विपमेंट्स, टेम्परेचर के लिए हमें हमारा क्या चाहिए, फिर एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन वे भी कि हम लोग चेक करेंगे, तो उसके लिए चीज़ें हमारे पास कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए पेन और पेपर चाहिए, और एम इज मिसलेनियस आर्टिकल्स आ जाएंगे। अब बात आती है डी। डी स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इट इज द टाइम बाउंड प्रोसेस ऑफ 60 सेकेंड। डॉक्यूमेंटेशन क्या है हमारी, इट इज अ टाइम बाउंड प्रोसेस ऑफ 60 सेकेंड, ये दैट इज आवर कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। और इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या है, उस 60 सेकेंड के अंदर क्या है, वो होते हैं हमारे गोल्डन 1 मिनट। इस 60 सेकेंड को वी काउंट एज गोल्डन 1 मिनट। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो हम चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, टाइम ऑफ द बर्थ, सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे टाइम ऑफ द बर्थ से लेके सबसे फर्स्ट जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है, आप हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टाइम ऑफ द बर्थ, कि बेबी का बर्थ किस टाइम पे हुआ है, उन चीज़ों को फाइंड आउट करना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट था, दैट इज S stands for sepsis techniques। ग्लव्स, गाउनिंग, मास्क, फर्दर चीजें। ठीक है, ये किसके अंदर आ जाएगा हमारा असेप्टिक टेक्निक के लिए। तो सबसे फर्स्ट क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप नियोनेट को रिसस्किटेट करने के लिए, कि सबसे फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारी बर्थ प्रिपेयर्डनेस क्या रहेगी। बर्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए PEEDS, P स्टैंड्स फॉर प्लेस एंड पर्सनल। प्लेस क्या है, लेबर रूम के अंदर ही न्यूबॉर्न केयर क्या है कॉर्नर, वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। पर्सनल्स, हमें कितने पर्सन्स की नीड पड़ेगी, एक पीडियाट्रिशियन होना चाहिए और उसके साथ एक स्किल बर्थ अटेंडेंट होना चाहिए। अगर मदर हाई रिस्क पे है या डिलीवरी हाई रिस्क है, तो उसमें क्या है, हमें एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर और 2 स्किल बर्थ अटेंडेंट क्या है वो हमें चाहिए। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट, बेबी को हाइपोथर्मिया की कंडीशन से बचाने के लिए जो रूम टेम्परेचर है, इट शुड बी वार्म, इट शुड बी मेंटेन, दैट इज नियर टू 26 to 28 डिग्री सेल्सियस। उसके साथ रूम क्या क्लीन होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड, वेल लिट होना चाहिए, वेंटिलेटेड नहीं होना चाहिए। हमारे रूम के अंदर क्या प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, लेकिन एयर क्रॉसिंग नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या है, हमारा टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा और बेबी को हाइपोथर्मिया होने की कंडीशन
बढ़ जाएगी। फिर इक्विपमेंट्स में हमें टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो सब हमारे पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन और मिसलेनियस फर्दर चीज़ें जो भी इसके अंदर आएंगी वो सब। डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या हमारे पास एक 1 मिनट का 60 सेकंड का एक गोल्डन मिनट होता है, ठीक है। टाउन बोर्ड प्रोसेसर 60 सेकंड के अंदर ही हमें सारी चीज़ों को कवर अप करना होता है। और एसेप्टिक टेक्निक्स के अंदर मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट्स वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब बात आते हैं कि किस कंडीशन में क्या है हम बेबी को रिसस्किटेशन प्रोवाइड करेंगे और किस कंडीशन में नहीं। अब सबसे फर्स्ट चीज़ आती है हमारी, डेट इज बेबी इज क्राइंग और नॉट क्राइंग, है ना। क्राइंग और नॉट क्राइंग। अगर बेबी क्राई करता है, रो रहा है, ठीक है, तो क्या है हमें बेबी को एक रूटीन केयर प्रोवाइड करनी है, दैट इज एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, ठीक है। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर बेबी क्राई कर रहा है तो क्या करेंगे हम, रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे, दैट इज एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, ठीक है। फिर पोजीशन ऑन द मदर्स एब्डोमेन। जब हम एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड करते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बेबी की डिलीवरी हुई, हमने टाइम को नोटेड किया और बेबी को इज प्लेस्ड ऑन द मदर्स एब्डोमेन, दैट इज हैंडल इन द रूटीन केयर। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा प्री वॉर्म एंड हीट, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, ड्रैपिंग, स्टिमुलेटिंग एंड क्लीनिंग द माउथ ऑफ द मेंटेन एयरवे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्री वॉर्म शीट। यहाँ पे हम 2 शीट रखते हैं, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, बेबी को ड्राई करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे एंड द एयरवे, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि देखो चीज़ों का क्या है, हमें पहले बेबी क्राई है, नॉर्मल है, तो उसमें रूटीन केयर हमारी क्या रहती है, दैट इज एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या है, हम टाइम को नोट डाउन करते हैं। टाइम को नोट डाउन करने के बाद बेबी को मदर के एब्डोमेन पे प्लेस किया जाता है, प्री वॉर्म शीट के साथ क्या बेबी को ड्रैप किया जाता है, ड्रैप करके उसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, उसके माउथ को क्लीन करते हैं ताकि एयरवे को मेंटेन किया जा सके। फिर रीपोजिशनिंग विद अगेन ड्राई शीट। नेक्स्ट आता है हमारा रीपोजिशनिंग। हम जो प्री वॉर्म शीट होती है वो 2 होती हैं, एक बेबी को ड्राई करने के लिए, दूसरी रीपोजिशनिंग करने के लिए। जो शीट वेट हो गई है उसको रिमूव कर देंगे और दोबारा से जो फ्रेश नई शीट है, ड्राई शीट है, उसके साथ बेबी को रीपोजिशनिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कट द कॉर्ड। कट द कॉर्ड, जो हमारी कॉर्ड है उसको कट कर देंगे। ये डिलेड की जाती है 1 to 3 मिनट्स तक। वी कैन डिले इट 1 to 3 मिनट्स तक। जब इसको 1 to 3 मिनट्स तक हम डिले करते हैं, इट विल प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम द एनीमिया कंडीशन, बिकॉज उसके अंदर क्या है, हाइपर बिलिरुबिन के केस से बेबी को बचाया जा सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। और कोड के थ्रू जब तक इसमें पैल्पेशन होती है तो उन चीज़ों को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी कॉर्ड कटिंग है उसको 1 to 3 मिनट्स तक हम क्या है, डिले कर सकते हैं। अब बात आती है बेबी इज नॉट क्राइंग। जब बेबी क्राई नहीं करता है तो वहाँ पे हमारे इनिशियल केयर्स के स्टेप्स क्या रहेंगे, तो वहाँ हमें प्रोवाइड करनी है इनिशियल केयर। जब हम बेबी को इनिशियल केयर के स्टेप्स प्रोवाइड करेंगे, सबसे फर्स्ट इमीडिएटली कॉर्ड क्लैंपिंग और कॉर्ड कटिंग। टाइम नोटेड आउट करके कॉर्ड क्लैंपिंग।
अब देखिए, जब हम रूटीन केयर प्रोवाइड कर रहे थे तो हमारा 4th स्टेप था कॉर्ड क्लैंपिंग या कॉर्ड कटिंग का। लेकिन जब बेबी इज नॉट क्राइंग तो हमारा इनिशियल केयर क्या रहेगी कि हमें इमीडिएटली कॉर्ड को कट करना है एंड इमीडिएटली कॉर्ड को क्लैंपिंग करना है। उसके साथ साथ शाउट फॉर हेल्प। शाउट फॉर हेल्प किस लिए कि बेबी इज नॉट क्राइंग, बेबी इज नॉट क्राइंग। देन पोजिशन ऑन, हमने यहाँ पे पोजिशन कहाँ पे किया था बेबी को, पोजिशन ऑन मदर्स एब्डोमेन, लेकिन हेयर पोजिशन द बेबी ऑन रेडिएंट वार्मर। बेबी को हम कहाँ पोजिशन करेंगे, रेडिएंट वार्मर में पोजिशन करेंगे। कैसे, हमारे अंडर शोल्डर क्या है, टॉवल को लगा के, ठीक है, अंडर शोल्डर रोल को यूज करते हुए। शोल्डर रोल बाय यूजिंग द अंडर शोल्डर रोल, ठीक है, उसको हम यूज करते हुए बेबी को क्या करेंगे, पोजीशन करेंगे। और इस पोजीशन को हम बोलते हैं स्नीफिंग पोजीशन। बेबी को स्नीफिंग पोजीशन क्या है, हम प्रोवाइड करेंगे। स्नीफिंग पोजीशन के अंदर क्या होता है कि जो बेबी की नेक है वो लिटिल एक्सटेंडेड हो जाएगी। जब शोल्डर रोल लगा देंगे बेबी की नेक क्या वो एक्सटेंडेड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्नीफिंग पोजीशन। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या था हमारा, लास्ट था हमारा कॉर्ड क्लैंप, कॉर्ड कटिंग। किसमें, जब बेबी इज क्राइंग एंड द बेबी इज नॉट क्राइंग, जब बेबी क्राई नहीं कर रहा तो इनिशियल केयर क्या रहेगी, सबसे पहले कॉर्ड को कट करना। यहाँ पे रूटीन केयर के अंदर क्या था, बेबी को प्लेस कर रहे थे मदर के एब्डोमेन पे, लेकिन यहाँ क्या है, बेबी को प्लेस करेंगे कहाँ पे, रेडिएंट वार्मर पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्री वार्म कर रहे थे, पोजिशनिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेबी को स्नीफिंग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। फिर बेबी को सक्शन, ड्राइंग एंड स्टिमुलेट करेंगे। देन सक्शनिंग, स्टिमुलेटिंग एंड ड्राइंग। जब सक्शनिंग, स्टिमुलेटिंग एंड ड्राइंग कर दी, देन रीपोजिशन विद द प्री वार्म शेप। Reposition with the pre-warm shape। अब बात आती है, अब यहाँ पे जब बेबी इज नॉट क्राइंग तो हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है किस चीज के लिए, रिसस्किटेशन के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। जब बेबी इज नॉट क्राइंग तो वहां पे अब हम क्या करेंगे, द फर्दर स्टेप इज दैट, तो वहां पे हमारा काम शुरू होता है पीडियाट्रिशियन और जो हमारे स्किल बर्थ अटेंडेंट है उनका। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे ए के अंदर क्या था हमारा, हमने पढ़ा ना, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो एयरवे के लिए हमें क्या चाहिए, बेबी को अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करके रखेंगे। अपराइट पोजीशन मींस स्नीफिंग पोजीशन, ठीक है, जिसके लिए टॉवल रोल चाहिए। और उसके बाद हमारे पास एम्बू बैग जो कितनी कैपेसिटी का होता है बेबी के लिए, 250 ml टू 500 ml तक होता है, लेकिन बेबी के लिए हम 250 ml तक ही क्या है चीज़ों को यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास एंडोट्रैकियल ट्यूब होनी चाहिए, डेट इज ऑफ द वेरिएंट साइजेस 2.5, 3, 3.5। और जो ईटी ट्यूब का साइज है इट्स डिपेंड्स ऑन द बेबीज जेस्टेशनल एज। जो एंडोट्रैकियल ट्यूब का साइज है वो किसके थ्रू हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, गेस्टेशनल एज कितनी है बेबी की उसके थ्रू। फिर बी के अंदर चाहिए हमें ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर, टैंक या मास्क, फर्दर चीजें, ठीक है, और सर्कुलेशन फॉर द हार्ट रेट, हार्ट रेट को मेंटेन करना बेबी को स्टिमुलेशन देते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हमारे पास जो हमने डी पढ़ा था फर्स्ट, डेट इज नॉट डॉक्यूमेंटेशन, डेट इज ड्रग्स। ड्रग हमारे पास क्या प्रिपेयर्ड होने चाहिए, प्रिपेयर्डनेस में आया था ड्रग्स, डेट इज एड्रेनालिन।
एड्रेनलिन होते हैं हमारे पास 1:1000 के अंदर, दैट इज 1 ml, ठीक है, जो किसमें होती है 1:1000 के अंदर, लेकिन बेबी को हमें देनी होती है 1:10,000 के अंदर, जिसके अंदर हम 9 ml क्या है नॉर्मल सलाइन में 1 ml एड्रेनलिन को मिक्स कर देते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके साथ मिसलेनियस के अंदर हमें रिले ट्यूब्स भी चाहिए होती है। रिले ट्यूब्स क्यों चाहिए होती है? ऑफ 8 फ्रेंच, साइज है 8 फ्रेंच, बिकॉज कई बार जब हम बेबी को एम्बो बैग के साथ कंटिन्यू क्या है एयर दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है बेबी के स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एस्पिरेशन हो जाता है, मीन्स स्टमक में एयर एक्यूमुलेट हो जाती है। उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है रिलीज ट्यूब होनी चाहिए फॉर द 8 फ्रेंच। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा जो रेडिएंट वार्मर है, जैसे हमें बात आई रेडिएंट वार्मर, दैट इज 20 to 30 मिनट्स प्रायर क्या है वो ऑन होना चाहिए। उसके बाद बेबी का टेम्परेचर 36.5 वो मेंशन कर देगा, उसके अंदर एक कोडिंग होती है जिसके थ्रू हम चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो बेबी की जो मेन बात है कि जहाँ पे हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, जो बेबी का हार्ट रेट है वो हम चेकआउट करते हैं 0.6 सेकेंड, 6 सेकेंड तक, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 10, जिसके थ्रू क्या हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है कि बेबी की हार्ट रेट क्या है। उसको हम कैसे काउंट आउट करते हैं, जब हम उसको काउंट कर रहे होते हैं तो वी मेंशन 1 2 3 4 5 6 सेकेंड में हमने काउंट आउट किया। 6 सेकेंड तक हमने टाइमिंग, बिकॉज हमारे पास 1 गोल्डन मिनट है, उस 1 गोल्डन मिनट में हमने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। जब हम उसको दे रहे तो उसको 60 के साथ क्या हम फाइंड आउट कर लेंगे। और सबसे फर्स्ट क्या है हम देते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के अंदर क्या है हम 5 लॉन्ग प्रोलॉन्ग वो देते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन देते हैं किसके थ्रू, एम्बो बैग की हेल्प से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है लंग्स के अंदर हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड फिल होता है वो कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, वो स्टोर्ड हो जाए। फिर उसके बाद क्या है, अगर उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से क्या है चीज़ों को काउंटिंग करते हैं। 30 सेकेंड तक हम क्या पीवीवी देते ही हैं बेबी को, और 6 सेकेंड के लिए कोड पल्सेशन के थ्रू क्या है हम बेबी का हार्ट रेट चेक करते हैं। अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो जब तक बेबी का हार्ट रेट 110 बीट्स पर मिनट नहीं हो जाता तब तक क्या है हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को कंटिन्यू रखेंगे। अगर हमारे 2 बार पीवीवी देने के बाद भी पॉजिटिव प्रेशर क्या है हमारा, उसकी वजह से क्या है बेबी का हार्ट रेट डाउन जा रहा है, तो एमआर सोपा करेंगे। एमआर सोपा क्या है, एमआर सोपा के अंदर हम लोग करते हैं फर्स्ट रीएडजस्टमेंट और रीपोजिशनिंग। फर्स्ट डू द रीएडजस्टमेंट एंड रीपोजिशनिंग, सेकंड आ जाएगा हमारा सक्शनिंग एंड ओपन द एयरवे, और पीए इज प्रेशर मोर एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। एडवांस जब आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हमें बेबी को फटाफट ईटी ट्यूब्स क्या है वो डालनी है। एंडोट्रैकियल ट्यूब को डालने के बाद ही क्या हम बेबी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। अगर बेबी को डायफ्रामेटिक हर्निया की प्रॉब्लम सीन हो रही है तो उस कंडीशन में पीपीवी नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट एंडोट्रैकियल ट्यूब ही डाली जाएगी, एडवांस्ड एयरवे ओपनिंग ही की जाएगी। अगर बेबी को ये कंडीशन है, ईटी ट्यूब डालने के बाद क्या करते हैं हम, हमारी जो अम्बलाइकल वेन है उसके थ्रू क्या है बेबी को क्या दिया जाता है, एड्रेनलिन दिया जाता है। लेकिन जब तक हम
अम्बलाइकल कैथेटर या अम्बलाइकल कैनुला वेनस डालते हैं तो उस कंडीशन तक आने से पहले पहले हम चीज़ों को क्या करते हैं, बेबी को डायरेक्ट एंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू ही क्या है, 0 डोज दे दी जाती है किस चीज़ की, एडेनल के, और 0 डोज हम उसको काउंट करते हैं। अब जो हमारी एम्बलाइकल वेन कैथेटर के थ्रू डोज गई है, इट इज गोइंग इन द 0.1 ml के रेशो के अंदर जाती है यूवीसी में। लेकिन जब डोज क्या है, हम एंडोट्रैकियल ईटी ट्यूब के थ्रू जाते हैं, दैट इज गोइंग द 1 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जाती है। तो इसीलिए हम ईटी ट्यूब के थ्रू जो डोज देते हैं उसको क्या है, 0 डोज के अंदर काउंट करते हैं। होपफुली आप सबको अंडरस्टूड हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस